टॉपिक लिखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर। इसको कई बार साथी कंट्रोलर पढ़ लेते हैं, तो ये कंट्रोलर नहीं है, याद रख लेना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए किस आर्टिकल में है ये? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया कि जो खर्च होगा, पहले साइड में एक नोट बना लेना, जो सरकार का, जनता का ही पैसा होता है भाई। पैसा किसका होता है? सरकार क्या जनरेट करती है उसको? आप कहेंगे नहीं। धन किसका होता है? हमेशा इसको ना भी लिखें जब भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर को समझो। जनता का धन है। जनता का धन कहाँ चला जाता है? मैंने आपको बताया था, संचित निधि में पैसा जमा हो गया। संचित निधि पर जो कानून बनाएगी संसद बनाएगी। यानी कि जनता का धन जो खर्च होगा फाइनली, वो विधायिका के माध्यम से होता है। विधायिका, जैसे केंद्र में आपका कौन है? विधायिका। तो केंद्र में हो गए आपका कौन, कहेंगे आप कि विधायिका के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य में विधायिका के कितने अंग हैं? वहां पर भी 3 हैं, विधान परिषद, विधानमंडल और राज्यपाल। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में हो ये जरूरी है क्या? आप कहेंगे नहीं। तो वहां पर बचेंगे विधानमंडल और आपका कौन, यानी कि लेजिस्लेचर बचेगा। ठीक है, यानी कि विधानसभा बचेगी आपका उसमें, लेजिस्लेचर में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा आपका गवर्नर हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर नहीं है तो खर्च किसके माध्यम से होता है? विधायिका के माध्यम से। विधायिका के माध्यम से कि भाई ये योजना हम चलाने वाले हैं, विधायिका उसको बताती है। और विधायिका के माध्यम से इस खर्च को करती कौन है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका उसको करती है। अब मैं आपसे कहूंगा कार्यपालिका का कोई एक पद लिखिए जो आप जानते हो। कार्यपालिका इसको खर्च को करती है। अब या तो खर्च सही तरीके से हो गया, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, उस खर्च में क्या हो जाए, कुछ आपका अपव्यय हो जाए। अपव्यय का मतलब होता है ज्यादा खर्चा, ज्यादा खर्चा। ठीक है, कि अनाप शनाप कोई पैसा बेवजह खर्च कर दिया है, तो उस अपव्यय की जो जांच होती है, उस अपव्यय की जो जांच होती है वो कौन करते हैं? वो कैग करते हैं। कैग, कैग फिर एक रिपोर्ट जारी करते हैं। रिपोर्ट जारी करते हैं और रिपोर्ट किसको जाती है? सेंटर की, अगर मामले की, किसी सेंटर के मामले की तो प्रेसिडेंट को जाएगी, या फिर आपका अगर स्टेट का कोई मामले की जांच चल रही थी तो गवर्नर अर्थात राज्यपाल को जाएगी, यानी या तो राष्ट्रपति को या राज्यपाल को जाएगी। रिपोर्ट चली गई, और ये जो रिपोर्ट इनके पास में आई है, इस रिपोर्ट को ये कहाँ रखते हैं? फिर इस रिपोर्ट को ये रखते हैं सदन में। और सदन से कहाँ जाती है? सदन से जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति पर। वो फिर देखती है कैग के, जो कैग ने रिपोर्ट दी है उस पर वो विचार विमर्श करते हैं। इसीलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी को कैग का फ्रेंड भी कहते हैं। ठीक है, कि वो उसके लिए कौन है? मित्र है। यही प्रोसीजर हमको समझना है। तो नोट करना, सबसे पहली बात क्या आएगी? कैग की रिपोर्ट से, पहली बात लिखें, कैग की रिपोर्ट से खर्च की अनियमितताएं उजागर होती हैं। अनियमित अनियमितताएं उजागर होती हैं। अनियमितताएं उजागर होती हैं इससे, कैग की रिपोर्ट से उजागर होती हैं, जिस पर आगे कार्यवाही की जा सकती है। आगे कार्यवाही की जा सकती है। ध्यान से लिखना, बहुत जरूरी है ये जो मैं लिख रहा हूं। की जा सकती है, यानी हम कह सकते हैं कैग रिपोर्ट्स एक्सपोज, इन्हीं से एक्सपोज होता है, एक्सपोज अनियमित, इरेगुलरिटीज, इरेगू सॉरी irregularities in expenditure, in expenditure on which
फर्दर एक्शन कैन बी टेकन, जिस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है, मतलब फर्दर एक्शन लिया जा सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे देखो क्या है, साधारण सा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताइए कि जो कैग जांच करता है वो खर्च हो जाने से पहले करता है कि खर्च हो जाने के बाद करता है? इतनी कॉमन समझ आपकी पैदा हो गई होगी। तो आप देखोगे कि बाकी देश जैसे ब्रिटेन से जब इसको लेने की बात हुई तो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो है वो पहले ही एग्जामाइन करता है, वहाँ 10 साल का कार्यकाल होता है उसका कैग का। तो वो पहले ही बताता है कि पैसा इस तरह से खर्च करना है ताकि पैसे का मिस यूज ना हो, बिल्कुल भी पहले से बताया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, कि किसी प्रोसेस को एकदम से करना है तो उसमें संवेदनशीलता रखी गई है कि भाई इसको पैसे को पहले खर्च हो जाने दो और उसके बाद आप जांच कर लो। जैसे आपके पिताजी ने मान के चलो आपको दे दिए 100 रुपये बाजार के लिए, 1000 रुपये दे दिए, XYZ कुछ भी अमाउंट है, और बाद में आपसे पूछे कि भाई आपने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, आप बताएं। आपने कुछ चोरी कर ली, उसमें आपने बता दिया कि मैंने इस तरह से कुछ बचाने के लिए, यही होता है ना पॉकेट मनी में, तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते हैं हम, कभी स्कूल की कॉपी का नाम लेते थे, कभी आपका कुछ और बहाना बना के अगर जरूरत होती थी तो वो उस बहाने को अगर पकड़ ले कि नहीं ये तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कैग की जांच है, जो पिताजी की जांच है वो कैग की जांच है, ठीक है। तो एक तो खर्च के बाद में करेंगे, पहला अपने माइंड में रखेंगे इस बात को। दूसरा क्या होगा, उस खर्च के बाद में ये एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी कैग को कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं है कि भाई उस पर ये बोल देगा तुमने ये खर्च कर दिया, नहीं, चुपचाप साइलेंटली सिर्फ जांच करनी है और कुछ नहीं। क्या करेंगे, एक साइलेंट जांच करते हैं। तो दूसरी बात, जांच किस चीज की करेंगे, भारत के, लिखना, भारत के या भारत की संपूर्ण संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की जांच करता है, संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की, संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की जांच करता है, जांच करता है सारी वित्तीय प्रणाली, यानी इट एग्जामाइंस द। तो भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली से मतलब है प्यारे साथी, जहां पर जनता का पैसा लगा हुआ है, वो सारी चीजें, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज है जहां पर जनता का पैसा लगा हुआ है, चाहे वो कोई आपका आपका कोई मान के चलो आपका पार्टनरशिप का कोई मॉडल हो गया सरकार के साथ में, या सरकार की कोई योजना हो गई जिसमें जनता का धन खर्च हुआ है, मतलब जनता ने टैक्स दिया, जनता का धन कहाँ से आता है, जनता टैक्स जमा करती है तरह तरह के, आप GST देते होंगे, आप इनकम टैक्स देते होंगे, अभी नहीं देते होंगे तो भविष्य में दोगे। तो विभिन्न प्रकार के टैक्स जो है वो जनता देती है, ठीक है आपका। तो वो उसमें डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों होते हैं। तो ये जनता के धन कहाँ जमा हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है सब आपका जा करके संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड में ये सब इकट्ठा हो जाता है। तो वहां से जो पैसा खर्च हुआ है, कोई भी पैसा, उसकी जांच ये कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की जांच। तो आप लिख भी सकते हैं इसको आसान से शब्दों में, संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का अर्थ है जहां जनता का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वही भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली है। अगली बात आती है क्या है, अगला इंपॉर्टेंट टर्म है इसका लेखा परीक्षण। तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, लेखा परीक्षण, ये इसका कार्य है। अब ये लेखा परीक्षण क्या होता है ये आपको समझना है, इसको हम बोलते हैं ऑडिट। पहली बात तो जो ये ऑडिट करता है आपको सामान्य समझ रखनी है, ये ना सोचे कि सिर्फ केंद्र के लिए है, केंद्र एवं राज्य दोनों का करता है, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, दोनों के लिए ये लेखा परीक्षण करता है। फॉर बोथ स्टेट एंड, फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, ये भी लिख सकते हैं, बोथ सेंटर एंड स्टेट। तो किसके लिए जांच करेगा, क्या सिर्फ केंद्र के लिए, नहीं भैया, केंद्र और राज्य दोनों के लिए। तो जो लेखा परीक्षण है वो दो तरह से होता है, इसमें दो प्रोसेस हैं, बहुत बारीकी से समझना, ठीक है, आसान सा है वैसे तो जब लेखा परीक्षण की हम बात करेंगे तो उसमें एक तो होता है, पहला तो काम होता है लेखांकन को करना, लेखांकन करना, लेखांकन करना, और फिर फाइनल स्टेप उसका आता है आपका लेखा से संबंधित लेखा परीक्षण। ये दूसरा स्टेप दरअसल में होता है लेखा परीक्षण। अब देखो, अगर हमने आपसे बोला कि भाई किसी चीज का लेखांकन कर रहे हैं, यानी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, और लेखा परीक्षण अर्थात अकाउंट का ऑडिट कर रहे हैं, दोनों बातों में क्या अंतर है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी कंपनी के आपको ये देखना है कि जो इस कंपनी की इनकम हुई और इस कंपनी के जो खर्चे हुए दोनों,
इसको आपको चेक करके बताना है कि कितनी इस कंपनी की इनकम थी, इस कंपनी के खर्चे कहाँ हुए, कैसे हुए। तो आप कैसे चेक करेंगे, क्या माध्यम होगा, सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए आपको? तो सबसे पहले आप कहेंगे एक अकाउंट तैयार होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी? अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग को ही हम बोलते हैं आपका लेखांकन करना। पहले आप लिखेंगे ना, यानी एक सीट तैयार करेंगे ना कि भाई पैसा यहाँ यहाँ से आया, ए सोर्स से पैसा आया, बी स्रोत से पैसा आया, सी सोर्स से पैसा आया, यहाँ से पैसा आया। फिर आप ये लिखेंगे कि भाई ए खर्च ए में इतना हुआ, बी में किसी बी जगह पर इतना खर्च हुआ, सी जगह पर इतना खर्च हुआ। यही तो करेंगे, यस और नो? अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है कि भाई किसी चीज़ के लिए जो है लेखा तैयार करना। क्या करना? किसी भी चीज़ के लिए लेखा तैयार करना। तो इसको हम कह सकते हैं, ये क्या होता है? सम परीक्षा के लिए खाता बनाना। सम परीक्षा, ऑडिट को बोलते हैं सम परीक्षा। सम परीक्षा के लिए खाता बनाना, ये लिख लीजिए, आसान शब्द रहेगा। सम परीक्षा के लिए खाता बनाना। ठीक है, टू मेक ए अकाउंट फॉर ऑडिट। पहले ऑडिट करने के लिए अकाउंट बनाया जाएगा। टू मेक ए, यानी एक खाता तैयार होगा, अकाउंट फॉर ऑडिट। दूसरा चरण क्या होगा? अब उनकी जांच होगी। ठीक है, पहले तो तैयार करेंगे, फिर जांच करेंगे, मैच करेंगे उसको, फिर उसको मैच करेंगे। ये आप जान ही गए कि मैच में क्या होगा। फिर देखा जाएगा कि भाई टोटल इतना पैसा था, जो खर्च हुआ है पैसा इतना था। ठीक है, फिर उसकी जांच होगी कि भाई सही तरीका बताया गया है खर्च का या नहीं बताया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं बीच में कुछ सेंधमारी कर दिया, पैसे को मार लिया गया है, आसान से शब्दों में, है ना? अब देखो यहाँ पर एक बात समझे आप लोग, इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो जब लेखांकन की बात आएगी तो मैंने कहा संपरीक्षा के लिए खाता बनाना ये कैग करेगा। तो याद रख लेना, 1976 से 1976 से कैग केंद्र सरकार के लिए यह कार्य नहीं करता। केंद्र सरकार सिर्फ बोल रहा हूं मैं, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार के लिए यह कार्य नहीं करता। यह कार्य नहीं करता, लेकिन राज्य सरकार के लिए करता है। सीधी सी बात होगी, लिख लें इसको भी। लेकिन राज्य सरकार के लिए आज भी लेखांकन का काम कौन करता है? लेकिन राज्य सरकार के लिए लेखांकन का कार्य करता है, ये राज्य सरकार के लिए करता है। ओके, बात समझ में आई? तो कभी भी याद रखेंगे, जो लेखांकन है, अकाउंट बनाने का काम केंद्र सरकार का कैग नहीं करता है, राज्य का अकाउंट तैयार करता है। और जब लेखा परीक्षण की बात आएगी तो दोनों के लिए याद रख लेना, इसमें ऑडिट दोनों का करता है, केंद्र और राज्य दोनों का। हम सब करके बात बताएं, बात क्लियर है? केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों के लिए, फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। क्या बोला? फ्रॉम 1976 कैग will not functioning for the accounting for central government, but for state government it will work। यानी कि उसके लिए वो काम करेगा, राज्य सरकार के लिए काम करेगा, केंद्र सरकार के लिए काम नहीं करेगा। अब आप एक ये बात सोचो यहाँ पर, तो फिर केंद्र सरकार का अब किसी चीज की आपको जांच करनी है, परीक्षण करना है, तो भैया अकाउंट तो तैयार होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर एक बात कह दी कि केंद्र सरकार के लिए सीएजी नहीं करता, तो फिर कौन करता है? क्योंकि बगैर अकाउंट बने तो जांच हो नहीं सकती। तो इंपॉर्टेंट बात बनती है यहाँ पर, आपसे कभी भी पूछेगा केंद्र सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है, ये प्रश्न तो बचा रह गया अभी, आपके दिमाग में रखना है। लेकिन कभी पूछे राज्य सरकार के लेखांकन का कार्य, सीएजी। राज्य सरकार के लिए लेखा परीक्षण, सीएजी। केंद्र सरकार के लिए लेखा परीक्षण, सीएजी। ठीक है, अब बात आती है, तो इसको नोट बना के रखना कहीं किनारे पे। क्या बोलेंगे? संघ में लेखांकन का कार्य अगर सेंटर के लिए, फिर कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनेगा ना, संघ के लिए लेखांकन का कार्य कौन करता है, यानी कि उन खातों को तैयार करने का काम कौन करता है? संघ के लिए लेखांकन का कार्य। लेखांकन का मतलब अकाउंट्स फंक्शनिंग, ऐसे लिख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर यूनियन कौन करेगा? अकाउंटिंग फॉर सेंटर कौन करेगा? तो ये एक पद बनाया है भारत सरकार ने 1976 से, उस पद का नाम था सीजीए। दोनों बातों में अंतर, वो कैग है, ये सीजीए है। सीजीए बोले तो आपका ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अलग से एक पद बनाया गया, कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स।